माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा पाली जिले के प्रमुख पेयजल स्रोत जवाई बांध में उपलब्ध पानी के बंटवारे में अदूरदर्शितापूर्वक लिए गए निर्णय के कारण एवं इस मानसून काल में नाम मात्र की बारिश के कारण पाली शहर एवं रोहिट उपखंड के गांव में उत्पन्न भीषण पेयजल संकट पर माननीय जलदाय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूं। अध्यक्ष महोदय, पाली जिले स्थित जवाई बांध में माह अक्टूबर 2020 में उपलब्ध 6193 MCFT जल में से सिंचाई हेतु 4000 MCFT जल आरक्षित करते हुए पेयजल के लिए कुल 2192 MCFT जल आरक्षित किया गया था एवं मानसून 2021 में दिनांक 10/9/2021 से 13/9/2021 की अवधि में वर्षा से हुई जल आवक सम्मिलित करते हुए दिनांक 13/9/2021 तक मात्र 926 MCFT जल ही शेष रहा था, परंतु वर्तमान में जवाई बांध में 961.10 MCFT जल उपलब्ध है। इसमें से 600 MCFT डेड स्टोरेज है। इस वर्ष क्षेत्र में अत्यल्प वर्षा होने के कारण जवाई बांध में जल आवक उपरोक्तानुसार नगण्य रही है एवं इस कारणवश जवाई बांध पर आधारित 9 कस्बों एवं 550 गांवों में इस उपलब्ध जल से वर्ष पर्यंत पेयजल आपूर्ति वर्तमान में किए जाने हेतु अपर्याप्त है। पाली जिले के समस्त समस्याग्रस्त कस्बों एवं ग्रामों में वैकल्पिक पेयजल आपूर्ति व्यवस्था हेतु रेल एवं सड़क परिवहन मार्ग से पेयजल परिवहन, नवीन भूजल स्रोतों का निर्माण, विभिन्न बांधों में उपलब्ध जल का इन क्षेत्रों में परिवहन अथवा पाइपलाइन द्वारा वितरण इत्यादि कार्यों की स्वीकृति एवं इनका क्रियान्वयन वर्तमान में प्रक्रियाधीन है। जवाई बांध के 600 MCFT डेड स्टोरेज को उपयोग में लिए जाने के लिए डेड स्टोरेज पंपिंग करने की कार्रवाई भी वर्तमान में प्रक्रियाधीन है। इस प्रकार संपूर्ण जिले में सामान्य पेयजल आपूर्ति बनाए रखने हेतु विभाग द्वारा विभिन्न वैकल्पिक उपाय किए जा रहे हैं। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में माननीय सदस्यों द्वारा उल्लेखित बिंदुओं के संबंध में तथ्यात्मक विवरण निम्नानुसार है। 1. वर्ष 2002 में पाली जिले में अकाल की स्थिति में आपातकालीन परिस्थिति में कुड़ी हौद जोधपुर से रोहट के मध्य पुराने MS पाइप लाकर बिछाए गए थे एवं उनके माध्यम से रोड क्षेत्र में आंशिक जलापूर्ति बहाल की गई थी। इस वर्ष भी अत्यल्प वर्षा होने के कारणवश जवाई बांध में सीमित मात्रा में जल की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए उक्त पाइपलाइन की मरम्मत हेतु ₹97 लाख की योजना की स्वीकृति जारी कर आमंत्रित की गई है। निविदा दिनांक 16/9/2021 को प्राप्त की जानी है। निविदा प्रक्रिया पूर्ण करते हुए कार्यादेश जारी किया जाकर इसका क्रियान्वयन शीघ्र प्रारंभ करना प्रस्तावित है। 2. राजीव गांधी लिफ्ट नहर फेज 3 परियोजना की आवश्यक स्वीकृति एवं क्रियान्वयन पश्चात ही जोधपुर पाली मारवाड़ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हेतु पाइपलाइन बाबत आवश्यक कार्रवाई संभव हो सकेगी। 3. मांकली बांध में वर्तमान में 3.56 MCFT जल उपलब्ध है एवं उक्त बांध के समीप विभाग के 2 खुले कुएं स्थित हैं तथा इसके अतिरिक्त 3 निजी कुएं भी विभाग द्वारा चिन्हित कर लिए गए हैं। इन कुओं के माध्यम से समीपस्थ स्थित ग्राम वायद एवं अन्य ग्रामों हेतु कार्य योजना बनाई जा रही है एवं तकनीकी परीक्षण अंतर्गत उपयुक्त पाई जाने वाली बांकली बांध से पेयजल हेतु योजना के प्रस्ताव बनाने की कार्रवाई की जा सकेगी। 4. पाणियावास एवं जोगड़ावास बांध में वर्तमान में क्रमशः 83.31 एवं 44.83 MCFT जल की उपलब्धता है तथा इस जल को पेयजल हेतु उपयोग में लेने के लिए कार्य योजना बनाई जा रही है। तकनीकी उपयुक्तता के आधार पर योजना की स्वीकृति जारी कर क्रियान्वयन पश्चात इन बांधों में उपलब्ध जल को पेयजल हेतु उपयोग में लिया जा सकेगा। खारड़ा बांध में मात्र 21.18 MCFT जल ही उपलब्ध है तथा इस जल को जल परिवहन हेतु उपयोग में लेने हेतु तकनीकी उपयुक्तता के आधार पर विचार किया जा सकेगा। 6. पाली शहर के परंपरागत जल स्रोतों की सफाई नगर परिषद पाली द्वारा कराए जाने के लिए विभाग द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं
तथा इन जल स्रोतों से उपलब्ध जल की विभागीय प्रयोगशाला में आवश्यक जांच पश्चात उक्त जल के पेयजल हेतु उपयुक्त पाए जाने पर उपयोग में लिए जाने पर विचार किया जा सकेगा। 7. जोधपुर से पाली एवं पुनः जोधपुर तक आने में लगने वाले समय तथा रेल को भरने एवं खाली करने में लगने वाले समय के आंकलन अनुसार रेल के 2 रैक द्वारा अधिकतम कुल 4 फेरे ही तकनीकी रूप से संभव हैं। 8. भूजल विभाग के भूजल वैज्ञानिक द्वारा पाली जिले में सर्वेक्षण पश्चात दी जाने वाली फिजिबिलिटी के आधार पर नवीन नलकूप एवं हैंडपंप इत्यादि जल स्रोत के निर्माण हेतु स्वीकृति जारी की जाएगी। 9. रोहट, पाली शहर एवं पाली जिले के अन्य क्षेत्रों में भी आवश्यकतानुसार जल परिवहन द्वारा पेयजल आपूर्ति किए जाने हेतु प्रस्तावों की स्वीकृति संबंधी कार्रवाई वर्तमान में प्रक्रियाधीन है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पाली जिले के जवाई बांध आधारित शहरी एवं ग्रामीण पेयजल योजनाओं में वर्तमान में 96 घंटे में के अंतराल पर जलापूर्ति की जा रही है। आज दिनांक 14/9/2021 को भी वर्तमान में जब बरसात हुई उससे 961.10 MCMT जल उपलब्ध है। इसके सहायक सही बांध में भी 511.06 MCFT जल उपलब्ध है, जिससे लगभग 200 MCFT जल जवाई बांध से प्राप्त होना संभावित है। इस प्रकार प्रारंभिक आकलन अनुसार जवाई बांध में उपलब्ध जल वर्तमान पेयजल आपूर्ति दर के अनुसार माह दिसंबर 2021 तक पर्याप्त रहेगा। इसके पश्चात जवाई बांध में डेड स्टोरेज पंपिंग के माध्यम से जलापूर्ति प्रारंभ की जाएगी। इसी प्रकार माह नवंबर 2021 के अंत में उपलब्ध जल के आकलन के अनुसार रेल के माध्यम से पाली शहर हेतु जल परिवहन हेतु निर्णय लिया जाएगा। इसके लिए वित्त विभाग को हमने पर्याप्त स्वीकृति हेतु पत्रावली प्रस्तुत कर दी है। माननीय मंत्री महोदय, ये जो सारे सोर्सेज है जिसका जिक्र आपने किया अभी, क्या उनके माध्यम से पाली या पाली के आसपास के गांव या रोहित के क्षेत्र में आवश्यक जल आपूर्ति हो जाएगी क्या? एक तो आप ये बता दें, आप चाहे आपकी कूड़ी की पाइपलाइन हो और चाहे आपका ट्रेन द्वारा पाली या रोहित तक पानी लाने का प्रावधान हो। 10 महीने बाकी है माननीय मंत्री महोदय, आपके सोर्सेज ये सारे छोटे पड़ जाएंगे। मेरा आग्रह रहेगा आपसे, ये जो जोधपुर पाली मारवाड़ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है ना, जो पाली और जोधपुर की सीमा पर निर्माणाधीन है, और उसके लिए राज्य सरकार ने भारत सरकार से कमिटमेंट किया है कि इस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को पेयजल या रॉ वाटर राज्य सरकार उपलब्ध करेगी। आपका कमिटमेंट है, तभी आपको यहां मंजूरी मिली है। अब ये काम आपका लेट हो गया। अगर ये काम समय पर हो जाता तो अब तक आपको पाइपलाइन वहां तक बिछानी पड़ती और वहां से रोहित मात्र 7 किलोमीटर दूर है। काम लेट हुआ, उसके लिए आपको भारत सरकार की एक बार नहीं अनेक बार डांट पड़ी है। बाकी स्टेट ने काम कर दिया। अगर ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हो जाता तब तो आपको पानी देना पड़ता, और इस कॉरिडोर से मात्र 7 किलोमीटर दूर रोहित है, और रोहित के बाद में आपका जो पेयजल का जो सिस्टम है पाइप का, वो पाली शहर तक भी है, जैतपुर के गांव तक की भी है। अगर आप इस काम को 1.5 या 2 साल बाद करने ही वाले हो, आपको करना ही पड़ेगा। वो काम यदि आप इस आपात समय में कर देंगे ना, और बाद में जब जवई में पानी आए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जवई में पानी आए तो आप जवई से पानी देना। और जब तक आपका राजीव गांधी कैनाल का जो तीसरा चरण है, उसमें भी आपको 2.5-3 साल लगेंगे, कम से कम 2.5-3 साल लगेंगे। उसके बाद पाली जोड़ देना। पर ये जो फ्रेट कॉरिडोर वाला जो मैटर है ना, इसको आप चाहो तो प्राथमिकता से कर सकते हो, और आपकी राशि बिल्कुल नहीं लगेगी इसमें। माननीय मंत्री महोदय, भारत सरकार पूरा का पूरा पैसा देगी इसके डेवलपमेंट में। आपका पैसा मात्र 7 किलोमीटर की पाइपलाइन, और उसका भी आपके खाते से पैसा जाने वाला नहीं है। दातीवाड़ा में आपके पाइप पड़े हैं जो बेकार हो रहे हैं, वो पाइप आप रोहित तक ला दोगे ना इस कॉरिडोर से, तो काफी समाधान हो जाएगा। और माननीय मंत्री महोदय, ये जो जवई बांध पुनर्भरण है ना, ये भी आवश्यक हो गया। ये बार बार का ट्रेनों से लाना आपका करोड़ों रुपए खर्च होता है।
आपके अधिकारी तत्परता से काम कर रहे हैं, मुस्तैदी से काम कर रहे हैं, लगातार एक के बाद एक योजना कहां से पानी ला सकता है, कहां तक पहुंचा सकता है, सारा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जब तक पानी नहीं होगा आपके अधिकारी कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस योजना को आप जो कॉरिडोर वाली है, एक तो उसको तत्काल, और एक जवाई बांध पुनर्भरण की जो योजना है जो हमारी सरकार ने चालू की थी, आपने ठंडे बस्ते में डाल दी, मेहरबानी करके उस योजना को वापस पुनर्जीवित कर दो, पुनर्भरण की योजना को। और अब तो गुजरात सरकार ने भी आपको पानी देने की सहमति दे दी, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं वो झंझट भी नहीं रहा आपका कि गुजरात सरकार सहमति देगी कि नहीं देगी। तो गुजरात सरकार ने भी जो पानी गुजरात जा रहा है उसको रोककर जवाई बांध को भरने के लिए आपको अनुमति दे दी, आपको स्वीकृति दे दी। इन दोनों के बारे में थोड़ा आप क्लियर जवाब दे दो, ताकि कम से कम पाली शहर या आसपास के गांवों की जनता को लग सके कि वाकई में ये सरकार पेयजल संकट को लेकर गंभीर है और आने वाले दिनों में हमको पानी का संकट से ये सरकार निजात दिलाएगी। एक मेहरबानी करके आप ये बता दें। सभापति महोदय, जैसा मैंने अपने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के मूल उत्तर में बताया कि कुड़ी से लेकर और रोड तक हमने पाइपलाइन डालकर पानी पहुंचाया था, उसके लिए हमने 97 लाख रुपए स्वीकृत कर दिए। ये तो एक तरह से आप ये समझिए कि आपातकालीन प्लान है, उसमें आपके पास पानी पहुंचेगा। जहाँ तक आपने ये कहा कि रेल के जो फेरे होते हैं ना, उसमें एक फेरे में 50 डिब्बे आते हैं और 50 डिब्बों में मतलब एक डिब्बे में 50,000 लीटर पानी आता है, तो करीब करीब ये समझिए कि 25 लाख लीटर पानी एक फेरे में आ जाता है। इसके 4 फेरे होंगे तो 1 करोड़ लीटर पानी एक साथ वहाँ पे आ जाएगा। 1 करोड़ लीटर जो है वो वर्तमान जो आपकी जल आपूर्ति है उसके अनुसार पर्याप्त रहेगा, उपयुक्त रहेगा। अब आपने जो इश्यूज उठाए हैं कि राजीव गांधी लिफ्ट का जो तीसरा चरण है, एक मिनट में पूरा कर दूं आप, वो जायका के चक्कर में लेट हो गया। हमने उसको स्टेट फंड में कन्वर्ट कराया है और बहुत जल्दी ही इसकी डीपीआर वगैरह बन करके जैसे ही स्वीकृत होगी हम इसको तेज़ी से शुरू करके इस काम को करेंगे। जहाँ तक आपने कॉरिडोर का इनका कहा है, इसके बारे में मैं इसका परीक्षण करवा लूँगा और जो भी उचित होगा उसका करने का प्रयास करूँगा। माननीय मंत्री महोदय, आपकी जानकारी के लिए बस बता रहा हूँ मैं कि जो मेरा रोहित क्षेत्र है वहाँ जल जीवन मिशन के लिए एक योजना भी बनी जिसको आपने खुद ने मंजूर किया 121 करोड़ की। इस जल जीवन मिशन की योजना में पहले आपने इस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को भी आपके अधिकारियों ने जोड़ा था और बाद में जब ये योजना बनकर चीफ इंजीनियर जोधपुर फिर जयपुर गई ना, तो वहाँ इस क्षेत्र को काट दिया ये कहकर कि हम इस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को जोधपुर से पानी देंगे, पाली से पानी देने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब जोधपुर में आपके पास पानी की उपलब्धता थी, तभी आपने इसको जवाई बांध से काटकर जोधपुर से जोड़ा। अब ये काम आसानी से हो सकता है, मैं इसलिए कह रहा हूं माननीय मंत्री महोदय, मैं आग्रह नहीं करता, मुझे पता है कि आपका तृतीय चरण में देरी होगी। ये काम आसानी से इसलिए होगा यदि ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर समय पर हो जाता, जो 1 साल पहले पूर्ण होना था, तो आपको 1 साल पहले इसको पानी देना पड़ता। वही पानी मांग रहा हूं मैं, दूसरा पानी नहीं मांग रहा हूं, कोई नया पानी आपसे नहीं मांग रहा हूं मैं। और जहां तक ट्रेनों की बात आप कर रहे हो ना माननीय मंत्री महोदय, तो ट्रेनों का पिछला अनुभव है 2002 का, 70-80 लाख लीटर से ज्यादा पानी पहुंचता नहीं है, वेस्टेज भी होता है और कई बार किसी न किसी कारणवश से एक आधी ट्रेन नहीं भी आती है। देखो 10 महीने बाकी है, 10 महीने निकालना बहुत भारी है, आपके सामने भी बहुत बड़ी परेशानी का एक सबब बन सकता है। तो ये जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर वाला जो प्रोजेक्ट है ना, जिसमें भारत सरकार पैसा देने वाली है, आपका पैसा नहीं लगने वाला माननीय मंत्री महोदय। आपका तो मात्र इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से रोहित जो मात्र 7 किलोमीटर दूर है, मात्र 7 किलोमीटर, वहां तक की पाइपलाइन, और वो पाइपलाइन भी आपकी दातीवाड़ा पड़ी है, आप अधिकारियों से पूछ लें तो आपके खाते से या वित्त विभाग से आपको परमिशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर वाले मैटर को आप थोड़ा प्राथमिकता से करवा दें मेहरबानी करके। और एक जवाई पुनर्भरण योजना जो है ना, उस पर भी थोड़ा सा आप माननीय मुख्यमंत्री से कहकर इस योजना को जल्दी क्रियान्वित करा दें, ताकि हमारे किसानों को भी वहां जवाई बांध का पर्याप्त पानी मिल जाए और पाली जिले की जनता को भी इस बांध का पीने का पानी मिल जाए। ये मेरा आपसे आग्रह रहेगा, ये बता दें आप मुझे। सभापति महोदय, जोधपुर रीजन के चीफ इंजीनियर यहाँ आए हुए हैं। आज का सदन खत्म होने के बाद मैं पाली के
से आने वाले माननीय सदस्य तीनों बैठ लेंगे, बैठकर क्या हो सकता है उसके बारे में विचार कर लेंगे। जहाँ तक जवाई बांध को पानी मिलने का सवाल है, वहाँ पे माही में जो रिवर बैक वाटर है उसके मिलने की मंजूरी आप कह रहे हैं आ गई है। मैं चूँकि वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट को देखता नहीं हूँ, यदि वो पानी उपलब्ध होता है तो उसकी योजना भी, मतलब वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट जो है, पानी मिलने पर जवाई बांध को भरने में क्या दिक्कत है, उसको हम डिपार्टमेंट से कहेंगे कि उस काम को आगे बढ़ाएं। प्लीज 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 विराजिए पाइपलाइन का मामला प्लीज सेव करें विराजिए मेरा चेतान में भी जवाई की स्कीम से लाभान्वित है, लेकिन चूंकि जवाई में पानी नहीं होने के कारण चेतान में भी पानी नहीं आ रहा है। अंकित नहीं होगा किसी का भी, जिला इससे जुड़ा हुआ है, किसी का अंकित नहीं होगा। अन्य सभापति महोदय, चेतान भी जवाई से जुड़ा हुआ है, लेकिन पानी की पर्याप्त विराजिए, इन्होंने अपना जो है दानागढ़ से प्रस्ताव दिया है, आप उनको बोलने नहीं देंगे, हाईजेक कर लेंगे आप सिस्टम को। बोले उसको बात तो मौका दे, तो आपको मौका मिलता आप दे देते ही है। जो प्रश्न इन्होंने रखा है आप भी रखते हैं, आपके पास गंभीरता नहीं है। जिस व्यक्ति के पास गंभीरता है वो अपनी बात पूछना चाह रहा है, आप प्रश्न नहीं दे रहे हो, अलाउ नहीं करूंगा मैं, पूरा जिले का मामला है। अंकित नहीं होगा। विराजिए विराजिए, अंकित नहीं हो रहा है। माननीय सदस्य प्लीज सेव करें, विराजिए, अंकित नहीं होगा। विराजिए प्लीज, विराजिए, माननीय सदस्य विराजिए। नेता प्रतिपक्ष महोदय, मैं दूसरा क्वेश्चन बुलाऊं? प्लीज चर्चा समाप्त। श्री पुलाकी दास कल्ला बिजली पे अपना वक्तव्य देंगे। सभापति महोदय, चर्चा समाप्त। प्रतिपक्ष के नेता अपना वक्तव्य देंगे एवं माननीय विधायक जालोर, माननीय मंत्री महोदय ने आपको आग्रह किया है कि सायंकाल इनके उच्च अधिकारी पधारे हुए हैं, आप उनके साथ बैठ करके शाम को चर्चा करेंगे और अपने साथियों को भी साथ ले जाना ताकि इनकी भी समस्या का समाधान हो जाए। माननीय ऊर्जा मंत्री जी अपना वक्तव्य देंगे। सभापति महोदय, कल प्रतिपक्ष के नेता महोदय, चूरू से आने वाले माननीय सदन के बीजेपी के उपनेता महोदय, प्रतिपक्ष के नेता महोदय और प्रतिपक्ष के उपनेता महोदय और विधायक जालोर, विधायक केशवराय पाटन, माननीय विधायक जैतारण, माननीय विधायक भादरा, माननीय विधायक सलूम्बर, माननीय विधायक रामगंज मंडी द्वारा विद्युत क्षेत्र के बारे में सदन में राज्य सरकार से स्थगन के माध्यम से विभिन्न मुद्दे उठाए थे। मैंने कल सदन में आपके माध्यम से आश्वस्त सदन को किया था कि इन सभी मुद्दों पर मैं जवाब दूंगा। मैं अध्यक्ष महोदय का आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों पर जवाब देने के लिए आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार। सभापति महोदय, मैं विस्तार पूर्वक माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए विभिन्न मुद्दों पर जवाब से पूर्व सदन का ध्यान विद्युत विभाग द्वारा इस कोरोना काल में विभाग की पूरी टीम द्वारा दी गई सेवाओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। विद्युत विभाग द्वारा पूरे कोरोना काल में अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट, आइसोलेशन केंद्रों एवं सभी इमरजेंसी सेवाओं को दुरुस्त रखा, 24 घंटे बिजली दी। विभाग ने इस दौरान अपने 120 से अधिक साथियों को खोया, मैं उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। लेकिन ये सुनिश्चित किया कि हमारे घरों एवं संस्थानों पर निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। मुझे विश्वास था कि माननीय सदस्य प्रतिपक्ष के नेता महोदय विभिन्न मुद्दे उठाते समय विभाग के इस योगदान को जरूर याद करेंगे, किंतु नेता प्रतिपक्ष एवं उनकी पार्टी के किसी सदस्य ने भी उनको याद नहीं किया, उनको तरजीह देना उचित नहीं समझा। मैं अब विभिन्न मुद्दों पर आना चाहूँगा। विद्युत क्षेत्र, जैसा कि कल माननीय सदस्यों ने भी जिक्र किया था, हम सभी के लिए बहुत आवश्यक है। हम सब की ज़िंदगी के बहुत सारे कार्य बिना विद्युत के संभव होना मुश्किल है। आगे आने वाले दिनों में ई मोबिलिटी आने के पश्चात हमारी निर्भरता विद्युत क्षेत्र में और अधिक बढ़ेगी। राजस्थान की भौगोलिक स्थिति अन्य राज्यों से अलग है,
माननीय सदस्य, राजस्थान में पानी की उपलब्धता कम होने के कारण अधिकतर बिजली संयंत्र हाइडल आधारित न होकर थर्मल आधारित हैं। थर्मल संयंत्र कोयला आधारित होते हैं। कोयले की उपलब्धता राजस्थान में नहीं होने के कारण अन्य राज्यों में स्थित कोयले की खदानों से कोयले की आपूर्ति होती है। इसमें परिवहन में भी अत्यधिक राशि का भुगतान भारतीय रेलवे को करना पड़ता है। तो थर्मल संयंत्रों से प्राप्त होने वाली बिजली का क्रय मूल्य अपेक्षाकृत अधिक है। राजस्थान में बिजली की क्रय लागत अन्य राज्यों की तुलना में काफ़ी अधिक है। अतः राजस्थान में बिजली की दरें अन्य राज्यों की तुलना में अपेक्षाकृत कुछ राज्यों से अधिक है। बिजली की खरीद लागत राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग द्वारा वितरण निगमों के राजस्व के आंकलन के समय निर्धारित की जाती है, जो क्वासी जुडिशियल है। उत्पादन कंपनियों द्वारा ईंधन मूल्य में वृद्धि होने पर अतिरिक्त ईंधन भार का बिल वितरण निगमों से वसूला जाता है। मैं बताना चाहूँगा कि वर्ष 2014 से 2021 में कोयले की कीमत एवं भारतीय रेल के माल भाड़े में 50% वृद्धि हो गई। विद्युत क्षेत्र में जीएसटी नहीं है, लेकिन कोयले पर ₹400 प्रति टन की दर से कंपनसेशन सेस लगाया गया है। यह सेस तभी देय होता है जब कोई राज्य अन्य राज्य से कोयला लेकर आता है। केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण कोयले के दाम बढ़े हैं और इसका बोझ उपभोक्ताओं को उठाना पड़ रहा है। वर्ष 2014 में कोयले की कीमत लगभग ₹2600 प्रति टन थी, जो वर्तमान में बढ़कर 2021 में लगभग ₹3700 प्रति टन हो गई है। अर्थात ₹1100 प्रति टन कोयले की वृद्धि हुई है मूल्य में। माननीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा जारी टैरिफ रेगुलेशन की अनुपालना में विद्युत खरीद की निर्धारित दर एवं वास्तविक खरीद मूल्य में अंतर की राशि को फ्यूल सरचार्ज के रूप में लिए जाने का प्रावधान है। फ्यूल सरचार्ज का निर्धारण त्रैमासिक आधार पर किया जाता है। आपकी सरकार के समय में भी अक्टूबर 2018 से दिसंबर 2018 की तिमाही में 37 पैसे प्रति यूनिट फ्यूल सरचार्ज वसूला गया था, जबकि वर्तमान में अक्टूबर 2020 से दिसंबर 2020 की तिमाही में मात्र 7 पैसे प्रति यूनिट एवं जनवरी से मार्च 2021 के लिए मात्र 16 पैसे फ्यूल चार्ज ही लगाया गया है। कई माननीय सदस्यों द्वारा सरचार्ज एवं इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी का मुद्दा भी उठाया था। मैं बताना चाहूँगा कि राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एक्ट 1962 में संशोधन द्वारा धारा 3 के अधीन नगरीय उपकर विद्युत उपभोक्ताओं से संग्रहित कर राज्य सरकार को हस्तांतरित कर दिया जाता है। राज्य सरकार द्वारा इसका उपयोग स्थानीय निकायों द्वारा रोड लाइट के रखरखाव एवं बिल भुगतान में किया जाता है। नगरीय उपकर की दर 10 पैसे प्रति यूनिट थी, जिसको बाद में बढ़ाकर 15 पैसे प्रति यूनिट कर दी गई, जो वर्तमान में प्रभावी है। नगरीय उपकर कृषि श्रेणी, नगरीय क्षेत्र के बाहरी सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं से एवं नगरीय क्षेत्र में 100 यूनिट प्रति माह उपभोग करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं से नहीं लिया जाता है। राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एक्ट 1962 की धारा 3 के अधीन जल संरक्षण उपकर 10 पैसे प्रति यूनिट की दर से संग्रहित कर राशि राज्य सरकार को हस्तांतरित की जाती है। जल संरक्षण उपकर कृषि एवं घरेलू श्रेणी के अतिरिक्त अन्य सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं से लिए जाने का प्रावधान है। बिजली के बिल में लगने वाला विद्युत कर राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एक्ट 1962 के प्रावधानानुसार उपभोक्ताओं से संग्रहित किया जाता है। वर्तमान में कृषि श्रेणी हेतु विद्युत शुल्क 4 पैसे प्रति यूनिट एवं अन्य श्रेणियों के लिए 40 पैसे प्रति यूनिट लिया जाता है, जो आपकी सरकार के वक्त में भी लिया जाता था। विद्युत बिल के साथ साथ लगने वाले ये सभी सेस एवं ड्यूटी बिजली के बिल के साथ कलेक्ट किए जाते हैं, लेकिन इसकी आय विद्युत कंपनियों की नहीं होती है। विद्युत बिलों पर लगने वाले स्थायी शुल्क का मुद्दा भी माननीय सदस्यों द्वारा उठाया गया। विद्युत बिल में लगने वाला स्थायी शुल्क का निर्धारण माननीय राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग द्वारा जारी टैरिफ आदेश के अनुसार किया जाता है। विद्युत बिल में लगने वाला स्थायी शुल्क पिछले वित्तीय वर्ष के औसत मासिक उपभोग के आधार पर लिए जाने का प्रावधान है। घरेलू श्रेणी में लोड के आधार पर
स्थायी शुल्क लेने का कोई प्रावधान नहीं है। कई माननीय सदस्यों ने घरेलू श्रेणी में रुपये 800 का स्थायी शुल्क लेने की बात उठाई थी। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि ऐसा कोई स्थायी शुल्क वर्तमान में नहीं लिया जा रहा है। विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं से वसूल की जाने वाली टैरिफ की दरें विनियामक आयोग द्वारा उसके द्वारा निर्धारित मानकों एवं डिस्कॉम्स द्वारा प्रस्तुत अंकेक्षित लेखों के आधार पर तय की जाती है। राज्य सरकार का इस प्रक्रिया में कोई हस्तक्षेप नहीं है। जहाँ तक ऊर्जा कंपनियों की ऑडिट का प्रश्न है, यहाँ यह उल्लेखनीय है कि ये सभी कंपनियाँ कंपनीज एक्ट के तहत पंजीकृत हैं एवं उनके वार्षिक लेखों का सर्वप्रथम वैधानिक अंकेक्षण महालेखाकार कार्यालय द्वारा सूचीबद्ध एवं अधिकृत चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स द्वारा एवं तत्पश्चात महालेखाकार द्वारा स्वयं अपने स्तर पर पूरक अंकेक्षण प्रमाणित कर अंकेक्षण प्रमाण पत्र जारी किया जाता है एवं इसके बाद ये वार्षिक अंकेक्षित लेखे पब्लिक डोमेन में प्रकाशित किए जाते हैं। किसानों को 833 रुपये प्रतिमाह देने की बात कई माननीय सदस्यों ने उठाई। मैं यह प्रतिपक्ष के नेता महोदय से जानना चाहता हूं कि 5 साल सरकार ने रहने के बाद जिस दिन चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग करता है उसी दिन कुछ घंटे पूर्व 833 रुपये देने की घोषणा आपकी सरकार ने की। पहले क्यों नहीं की? उसके लिए क्या कोई बजट का प्रावधान किया गया था? माननीय नेता प्रतिपक्ष ने इसको स्पष्ट नहीं किया। मैं बताता हूं कि आपने 833 रुपये देने की घोषणा तो कर दी, लेकिन आपको ये मालूम था कि चुनाव इस बार आप लूज कर रहे हैं और 833 रुपये आपको देने नहीं पड़ेंगे क्योंकि आपने अपने बजट में इसका कोई प्रावधान नहीं रखा था। हमने 833 रुपये प्रतिमाह को बढ़ाकर 12,000 रुपये वार्षिक अनुदान दिया तो आपको परेशानी हो गई। और किसानों को यह सरकार मदद क्यों कर रही है जबकि केंद्र सरकार किसानों पर 3 काले कानूनों को लागू करके उनको शांत रहे, बड़े उद्योगपतियों के हवाले करने का काम कर रही है। माननीय अध्यक्ष सभापति महोदय, हमारी सरकार जो कहती है वो करती है। केवल विज्ञापन और ट्वीट के आधार पर नहीं, वह धरातल पर जाकर काम करती है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जब पहली बार मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत बने थे तब उन्होंने घोषणा की थी कि खेती की बिजली के दाम, कृषि बिजली के दाम नहीं बढ़ेंगे और हमने तब से 90 पैसे प्रति यूनिट बिजली किसानों को हम बराबर दे रहे हैं और लगभग 16,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी राज्य सरकार दे रही है और डीबीटी स्कीम अभी लागू की है, उसके अंतर्गत 1450 करोड़ रुपए का अनुदान प्रतिवर्ष दिया जाएगा। सरकार ने यह घोषणा की थी कि 5 वर्ष तक किसानों की विद्युत दरों में वृद्धि का भार सरकार स्वयं वहन करेगी। इसके अनुरूप विद्युत विनियामक आयोग दिनांक 6/2/2020 के आदेश द्वारा किसानों के लिए बढ़ाई गई विद्युत दरों का भार राज्य सरकार वहन कर रही है। साथ ही बीपीएल उपभोक्ताओं एवं छोटे घरेलू उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ में अनुदान दिया जा रहा है। छोटे घरेलू उपभोक्ताओं के स्थायी शुल्क में की गई वृद्धि का भार भी राज्य सरकार वहन कर रही है। इस प्रकार विद्युत दरों में वृद्धि से 20 लाख बीपीएल, 42 लाख छोटे घरेलू उपभोक्ताओं व 14 लाख किसानों सहित 76 लाख उपभोक्ताओं पर विद्युत दरों में कोई प्रभावी वृद्धि नहीं की गई है। कृषि विद्युत कनेक्शन की बात नहीं की गई। मैं बताना चाहता